दरी बिछाने का काम, अब मुझे लगता है सिर्फ दरी बिछाने का काम ही मुस्लिम नेताओं को मिल गया है। बाकी लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आप सिर्फ वोटर बने रहिए। मैं कहूँगी तथाकथित जो मुख्य धारा की मीडिया है, एक बदलाव का संकेत कमोबेश नज़र तो आ रहा है। 2019 में हमने देखा पुलवामा का पूरा मुद्दा था, नरेंद्र मोदी को 5 साल हुए थे, जनता और एक मौका देना चाहती थी। एक राष्ट्रवादी राजनीति की वेव थी। तीसरा ऐसा चुनाव देख रहे हैं हम 15 साल के दौरान कि जिसमें कोई वेव नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो बहुत गैर बराबरी वाला अनइक्वल इलेक्शन है ये, जहां एक पार्टी है जिसके पास सत्ता का बल है, धन का बल है, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया है, मीडिया पर उसका पूरा कब्जा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, उनके पास पैसा लड़ने के, पैम्फलेट्स तक छपवाने के पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के रोल को भी लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी निष्पक्षता पे किस हद तक हम विश्वास करें। 2019 से 2024 के बीच में पत्रकारों का जेल जाना, उनके ऊपर मुकदमे होने, न्यूज़ संस्थानों के ऊपर रेड होनी, इसी देश ने एक घोषित आपातकाल भी देखा है, हालांकि उसकी ज़िंदगी 2 साल रही थी और अघोषित तो न जाने कब तक चलेगा। और मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो इलेक्ट्रेट है, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अब भारत के हिंदुओं के पास नरेंद्र मोदी को वोट करने के अलावा और कोई वोट करने की कोई और वजह नहीं है, बजाय इसके कि सिर्फ मुस्लिम नफरत। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लोकसभा चुनावों के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में इस वक्त है गाज़ीपुर में, और गाज़ीपुर में हमारे साथ खास मेहमान दी वायर के सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी जी मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ हमें मिल गए और आज हम उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों से होकर आ रही हैं, कर्नाटक, बिहार, कश्मीर, बनारस और फिर गाज़ीपुर। उनसे जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है और 2014 और 19 के बाद इस बार क्या उनको कुछ अलग नज़र आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। क्या आप बदलाव देख रही हैं 19 और 14 के चुनाव के बाद? क्योंकि मोदी सरकार का एक तरफ नारा है कि 400 पार, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री जो है अपने स्टेज से हिंदू मुसलमान जैसी भाषा भी बोल रहे हैं। देखिए, मैंने 2004 से शुरू करके और अब 2024 तक 5वां चुनाव है ये मैं कवर कर रही हूँ। मैं पिछले 2 चुनाव का ब्यौरा आपको देना चाहती हूँ, 2014 और 2019, इससे पहले कि मैं 2024 के चुनाव पे आऊँ। 2014 में आपने देखा था कि एक किस मुद्दे पर और किस विमर्श पर मतदाता वोट दे रहा था। एक पूरा राष्ट्रीय विमर्श तैयार किया गया था कि कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उनके दौर में तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं, कोयला घोटाला से लेकर टेलीकॉम घोटाला तक, और ये वंशवादी पार्टी है और उसको सत्ता से बाहर जाना चाहिए। उस दौरान कांग्रेस को हटाने की वेव थी। 2019 में हमने देखा पुलवामा का पूरा मुद्दा था, नरेंद्र मोदी को 5 साल हुए थे, जनता और एक मौका देना चाहती थी। एक राष्ट्रवादी राजनीति की वेव थी। दोनों चुनाव में किसी न किसी तरीके की वेव हमें नज़र आई। ये तीसरा ऐसा चुनाव देख रहे हैं हम 15 साल के दौरान कि जिसमें कोई वेव नहीं है। इसमें ना मंदिर की वेव है, ना मोदी की वेव है। इसमें आम जनता के मुद्दे हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि सबसे ख़ास बात इस चुनाव की, और शायद हो सकता है भारत के 75 साल के इतिहास में जो हमें नहीं देखने को मिली, वो अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी क्या सबको बराबरी का धरातल मिल रहा है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो बहुत गैर बराबरी वाला अनइक्वल इलेक्शन है ये, जहां एक पार्टी है जिसके पास सत्ता का बल है, धन का बल है, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया है, मीडिया पर उसका पूरा कब्जा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, उनके पास पैसा लड़ने के, पैम्फलेट्स तक छपवाने के पैसे नहीं हैं। उनके कैंडिडेट्स के पास देखिए, एक तरफ हज़ारों करोड़ के कैंडिडेट हैं जो खर्च कर सकते हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास लाखों रुपए भी नहीं हैं। और आप जानते हैं चुनाव पूरा पैसे का खेल है। इलेक्शन कमीशन के रोल को भी लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी निष्पक्षता पे किस हद तक हम विश्वास करें। इस पूरे माहौल को समझना होगा इससे पहले कि हम चुनाव का जायज़ा ले सकें। उसके बावजूद भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी टक्कर, एक बहुत बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के लिए ऑपोजिशन इंडिया अलायंस पेश कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अब तो लग रहा है कि पब्लिक जो है उनको बहुत मौका, चांस नहीं दे रही है। वो जो भी बोल रहे हैं उसके बिल्कुल उलट होता जा रहा है। पब्लिक में उसकी चर्चाएं हो रही है, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम लीग हो, फिर हिंदू मुसलमान अपने अपने एक जगह बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें तो हम संभव ही नहीं हमारा जीवन, और फिर अपने पुराने वाक़े बताते हैं कि ईद में हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ से खाना आता था। तो जो उनकी भाषा बदली है, कुछ उसका भी कुछ लग रहा है, घबराहट में वो बोल रहे हैं। मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ कि वो खुद
अपने आप में छोटे नज़र आते हैं। एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, देश का इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, बल्कि वो करीब जो 38-40% लोग जो दोनों चुनाव में जिन्होंने उनको वोट दिया, उनका अपमान कर रहे हैं वो। और मुझे लगता है ये अपमान उन 40% लोगों का तो है ही जो उन्हें वोट करते रहे हैं। ये एक आम हिंदू, उसका विवेक, उसकी समझ, उसकी संवेदनशीलता, उसकी इंसानियत और उसकी भारतीयता, उसका भी अपमान है कि क्या वो इस हद तक नीचे गिर गया है कि उसके पास अब इस तरह के भाषण सुनने के अलावा एक चुनावी रूप से, एक राजनीतिक रूप से जो उसकी चेतना है वो नहीं जागेगी जब तक कि वो इस हद का गंदा, लो स्तर का भाषण नहीं सुनेगी। और मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो इलेक्ट्रेट है, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अब भारत के हिंदुओं के पास नरेंद्र मोदी को वोट करने के अलावा और कोई, वोट करने की कोई और वजह नहीं है बजाय इसके कि सिर्फ मुस्लिम नफ़रत। अक्सर वो कहते हैं हमने सड़कें बनाई हैं, हमने लोगों को पानी दिया, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, किसानों को सम्मान निधि की बात करते हैं, घर बना दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। लेकिन उनके भाषणों का अगर आप हिस्सा एनालाइज करें कि कितने हिस्से में वो अपने विकास के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, और कितने हिस्से को वो सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें एक आम हिंदू, आम मुसलमान को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जब इतने बड़े स्तर का कोई व्यक्ति इस तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल करता है, हमने देखा है पहले भी सड़क पर इसके नतीजे अच्छे नहीं हुए हैं, हमने सड़क पे हिंसा देखी है। तो मुझे लगता है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान है एक ऐसे व्यक्ति के मुख से जिसको सुनने के लिए करोड़ों लोग उस व्यक्ति को सुनते हैं। तो इसका इस्तेमाल, इसी जो एयर टाइम है, इसी समय का इस्तेमाल वो कर सकते थे कुछ बेहतर राजनीति के लिए, कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जिससे आम आदमी, अब सबसे बड़ी बात आप और हम जानते हैं कि लोगों का जो अटेंशन है वो इतना छोटा हो गया है। पहले हम बनाते थे 1 घंटे के कार्यक्रम, फिर आधे घंटे के बनाने लगे। अब तो 30 सेकंड की रील देखने के लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों का ध्यान का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है वक्त। ऐसे वक्त में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग सुनने को तैयार हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये तो उनकी तो पार्टी का यही है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी की एक पहचान उनकी रही है, उसी से वो सरकार बनी है। नहीं, बात सच है कि मुस्लिम विरोध भाजपा, खासकर पिछले 10 साल में जो भाजपा का एक चेहरा देखा गया है, न सिर्फ के एक पार्टी के चुनावी एजेंडे के तौर पर, बल्कि जिस तरह की सरकार चलाई है पिछले 10 साल में, वो भी हमारे सामने एक मजबूत सबूत के तौर पर हम उसे देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम विरोध उसकी जड़ में है। लेकिन एक तो पार्टी का नेता होता है, एक कैंपेनर होता है, और एक होता है किसी देश का प्रधानमंत्री। मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री से कि वो इस गरिमा को हर हाल में, चाहे कितना भी बड़ी चुनौती महसूस कर रहे हों, कितना भी उनको एक तरह की पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, एक बौखलाहट महसूस हो रही हो, वो एक परिपक्व इंसान हैं, उन्होंने 30 साल से ज़्यादा राजनीति में रहे हैं, उन्होंने हर तरह का उतार चढ़ाव देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ उनसे, और अपील भी करना चाहती हूँ एक भारतीय नागरिक के तौर पे, कि वो गरिमा को बना के रखें। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपको 2.5 दशक लगभग मीडिया में हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि आम जनता में भी ये बात हो रही है कि मीडिया का जो रुझान है अब ये इलेक्शन में बदलता दिख रहा है। कुछ बातें मीडिया, पब्लिक की जो है मीडिया दिखाने लगी है, सच्चाई दिखाने लगी। आपको क्या महसूस होता है? मेन स्ट्रीम मीडिया। मुख्यधारा की जो मीडिया है उसमें देखिए, मैं कहूँगी तथाकथित जो मुख्यधारा की मीडिया है, एक बदलाव का संकेत कमोबेश नज़र तो आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खबर उसकी दिखाई जाती है जो पैसा देता है। इसलिए हमारे जैसे जो संस्थान हैं, हम किसी सेठ या किसी सरकार के ग़ुलाम नहीं होते। हम बात करते हैं आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी हमें फ़ंड करता है। यहाँ आप ये देखिए, पूरा जो एडवर्टाइजिंग का जो पूरा मॉडल है, एडवर्टाइजमेंट का, वो पूरा मॉडल ये है कि सरकार के फ़ंड से जो एड्स मिलते हैं उससे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी मजबूरी है कि विचारधारा के स्तर पर तो समर्थन दे ही रहे हैं, लेकिन एड्स की वजह से, और ख़ासकर ऐसे क्रूशल वक्त में जबकि चुनाव चल रहा है, और ये न्यूज़ चैनल इसको खासकर एक पैसे कमाने का सीज़न भी समझते हैं कि इस दौरान अच्छे से अच्छा अपने जो हैं वो भर लिया जाए, अपना ख़जाना, अपनी तिजोरियां भर ली जाएं। तो मुझे लगता है ये उनकी मजबूरी भी है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बदलाव आप देख रहे हैं वो मैं भी महसूस कर रही हूँ कि शायद एक बदलती हवा का संकेत है ये। संकेत है। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग बिल का जो मसौदा आया था इनकी तरफ से, सरकार अगर बनती तो आप लोग जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, दीवार जैसे हो गया आपका, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल, तो एक खतरा लोगों को महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ है? जी हाँ, आईटी रूल्स हैं, ब्रॉडकास्ट लॉज हैं, इसके अलावा और तमाम तरह के कानून बनाकर पूरे तरीके से जो आम आदमी की आवाज़ है, सिर्फ पत्रकारों की आवाज़ नहीं, हम कौन हैं, हम तो कुछ नहीं हैं। हमारे जो सवाल हैं वो आम लोगों के सवाल हैं। तो ये जब हम ब्रॉडकास्ट बिल कहते हैं और उसके ज़रिए
कमज़ोर करने की या एक तरह से जो आज़ाद मीडिया है उसकी हत्या करने की जो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ हमारी हो रही है, ये आम आदमी के सवाल, आम आदमी के सरोकार, आम आदमी की चिंता, आम आदमी के मुद्दे, इन सब की हत्या करने की कोशिश होगी। क्योंकि पत्रकार जो हैं वो आम आदमी के मुद्दों की नुमाइंदगी करते हैं जब वो कोई बात करते हैं। मेरा अगर आप गला घोटते हैं तो आप किसका गला घोटेंगे? आप आम जनता का गला घोट रहे हैं। तो चाहे वो आईटी रूल्स के ज़रिए, चाहे ब्रॉडकास्ट लॉस के ज़रिए, या किसी भी तरीके से जो एक तरह की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमने देखी है पिछले कुछ सालों में, ख़ासकर 2019 से 2024 के बीच में पत्रकारों का जेल जाना, उनके ऊपर मुकदमे होने, न्यूज़ संस्थानों के ऊपर रेड होनी, एक पूरे का पूरा न्यूज़ संस्थान न्यूज़ क्लिक, उसको तो आतंकवादी संस्थान करार दे दिया गया। आतंक निरोधी कानून के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। अब खैर उनकी बेल हुई है, वो अलग बात है, उनके जो संस्थापक संपादक थे उनकी। लेकिन ये जो कोशिश है पूरी, इसको पूरे तरीके से आम आदमी के मुद्दे दबाने के तौर पे मैं देखती फिर हूँ। ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों के पास अगर कुछ ऐसा रूल आता है? देखिए, इतिहास हमारे सामने गवाह है, इतिहास की किताबें हैं। इसी देश ने एक घोषित आपातकाल भी देखा है, हालांकि उसकी ज़िंदगी 2 साल रही थी, और अघोषित तो न जाने कब तक चलेगा। मैं तो कहती हूँ जब तक सांस रहेगी, जब तक आस रहेगी, और हम आज़ाद आवाज़ के लिए, भारत के संविधान के लिए, बोलने के अधिकार के लिए, संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं आम नागरिक उसके लिए, गरीब जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और लेंगे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि सभी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, उन्होंने इस बार जो है टिकट कम दिया है और बराबर 2014 के बाद से ये ग्राफ जो है घटता जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये एक तरह की बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है उसी का दबाव है, जहाँ पर जो स्पेस है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए, उसको इतना घटा दिया गया है कि अब जो पहले एक मिसाल दी जाती थी कि दरी बिछाने का काम, अब मुझे लगता है सिर्फ दरी बिछाने का काम ही मुस्लिम नेताओं को मिल गया है। बाकी लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आप सिर्फ वोटर बने रहिए। तो एक ऐसे दौर में जहाँ भाजपा की राजनीति आपको, आपसे वोटिंग हक भी छीनने की कोशिश कर रही हो, ऐसे में आपको डराया जाता है कि देखिए आप अपना हक मत मांगिए, क्योंकि आपको कम से कम हम वोट देने का हक तो देने की कोशिश कर रहे हैं। नेता आप बनेंगे, वो बन जाएंगे जब कोई समय आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप इस पे सब्र कीजिए, कुर्बानी दीजिए, क्योंकि आपको देश को बचाना है। अच्छा, इसी से इतर जो है असदुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत की बात करते हैं, यही इल्ज़ाम वो है सेकुलर पार्टियों पर भी लगाते हैं। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं चाहूँगी कि उनके मुद्दे पर मैं कोई बयान दूँ, लेकिन ये उनका लोकतांत्रिक हक है कि वो चुनाव लड़ें, और संविधान उनको इस बात का अधिकार देता है कि वो अपने मुद्दों को लेकर जाएं और देखें कि वो आम जनता को आकर्षित कर सकते हैं या नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हम बातचीत के आरफा खानम शेरवानी जो सीनियर एडिटर है दीवार की, चुनाव का आखिरी मरहला चल रहा है। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, गाज़ीपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया।